तो स्टूडेंट देखिए, 7वां लेसन हिरोशिमा लेकर आए हैं 10th क्लास का, पद खंड का है। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सारा वीडियो आपको मिल जाए। ये ऑब्जेक्टिव बताने वाला है हिरोशिमा का, जो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको सारा मिल सके। पहला क्वेश्चन देखिए, चिंता किसकी रचना है? चिंता आपको पता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। हिरोशिमा का लेखन अज्ञेय है, जो इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पता है कि परमाणु बम कहाँ गिराया था? जापान पर गिराया गया था और अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है आपको, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक दी सहसा उछली तो अज्ञेय की, किसकी रचना है? अज्ञेय की। चौथा, पुष्करणी किसकी रचना है? पुष्करणी, तो पुष्करणी अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, अज्ञेय जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ, यानी किस राज्य में हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था आपको हुआ था उत्तर प्रदेश में। अज्ञेय जी का जन्म हुआ था आपको उत्तर प्रदेश में हुआ था अज्ञेय जी का जन्म। अगला देखिए छठा क्वेश्चन। छठा आपको क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञेय जी के नहीं है? अज्ञेय जी के नहीं है, तो ये कृति नहीं है तो मिलियामिनी नहीं है। सातवां क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी आपको रचना है नाटक। क्या है? नाटक। आठवां क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा किस देश में है? तो ये जापान में। कहाँ है? जापान में, याद रखिएगा, जापान में। ठीक है, हिरोशिमा जापान में। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन आपको, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? यानी सूरज कहाँ से निकला? तो सूरज क्या है? अणुबम। सूरज किसका बोला गया है? अणुबम को बोला गया है सूरज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है? यानी कुछ क्षण का उदय ये अलंकार है, तो ये अलंकार देता है आपको तब विरोधाभास और विभावना का, विरोधाभास और विभावना का देता है। 10 के डी वाला आंसर हो जाए। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो ये हिरोशिमा के निकलता है आपको नगर के चौक पर सूरज निकलता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बात जुड़ा है? अज्ञेय के नाम से, तो अज्ञेय के नाम से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ प्रयोगवाद। किससे जुड़ा हुआ? प्रयोगवाद से। 13, कौन सी कृति अज्ञेय की है? यानी अज्ञेय जी कौन सी इसमें लिखे हैं? तो अज्ञेय जी लिखे हैं आपको तो अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है, हिरोशिमा का कवि कौन है? तो अज्ञेय। हिरोशिमा का कवि कौन है? अज्ञेय है। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां दिया हुआ, अज्ञेय किसका उपनाम है? तो अज्ञेय याद है आपको सच्चिदानंद वात्स्यायन का उपनाम है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, फटी कहाँ से है? तो दसों दिशाओं से, दसों दिशाओं से। 16 के हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, यानी नहीं 16 के बी नहीं, सॉरी स्टूडेंट, सी हो जाएगा, मिट्टी से ये फटी थी। ठीक है, 16 हो गया। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, अज्ञेय की निबंध कृति क्या है? अज्ञेय की निबंध कृति क्या है? तो 17 का आपको डी हो जाएगा, इनमें सभी शांतरा भवंती त्रिशंकु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय की काव्य ग्रंथ क्या है? अज्ञेय के काव्य ग्रंथ है 18, 18 का हो जाएगा डी, इनमें सभी। 19वां, अज्ञेय का निधन कब हुआ था? 19वां का आंसर हो जाएगा आपको, अज्ञेय का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय जी का निधन हुआ था। 20वां क्वेश्चन, अज्ञेय जी के माता का नाम क्या थे? तो बेअंती देवी। क्या थे? बेअंती देवी इसके माता जी का नाम था। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन आपको देखिए, 21वां है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो शेखर ये रचना है अज्ञेय जी का। 22वां क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म हुआ था 9 मार्च 1913 को। ठीक है, अज्ञेय का जन्म 9 मार्च 1913 का। 23वां देखिए, शेखर एक जीवनी अज्ञेय के प्रसिद्ध है, तो शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास। अज्ञेय का जन्म हुआ था 9 मार्च 1913 को, 9 मार्च 1913 को। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24वां दिया हुआ है आपको, 24वां क्वेश्चन, अज्ञेय ने संपादन किया था। अज्ञेय ने क्या संपादन किया था? अज्ञेय ने इनमें सभी, पुष्करणी, रूपाम्बरा और तार शब्द, इनमें सभी। 25वां देखिए, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया था? जापान के, तो अमेरिका ने बम गिराया था जापान पर। ठीक है, याद रखिएगा। अज्ञेय, छठा देखिए क्वेश्चन, अज्ञेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? अज्ञेय ने शिक्षा आपको MA तक अज्ञेय जी ने पढ़ाई लिखाई किया था। 26 के बाद 27वां क्वेश्चन को, 27वां क्वेश्चन देखिए,
27वां क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है। 28वां क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय के पिताजी के क्या नाम थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद। तो 28वां कब कोई हो जाए? हीरानंद शास्त्री। क्या थे? हीरानंद शास्त्री। 29 क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण है? तो हिरोशिमा में आपको चित्रण है आधुनिक सभ्यता की दुर्दास मानवीय विशिष्टता का। ठीक है, 29 के हो जाएगा आपको 30वां क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय द्वारा रचित शास्त्रवती क्या है? तो अज्ञेय रचित शास्त्रवती है निबंध, ये क्या थी? सही निबंध। कवि के अनुसार अनुबंध क्या है? तो सूरज। क्या थे? सूरज अनुबंध थे। 32, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन किया था अज्ञेय जी ने। 33वां क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन देखिए, 33 देव हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है? तो प्रयोगवाद का सूत्रपात है अज्ञेय। 34, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? निकलने वाला सूरज क्या थे? परमाणु बम। 35, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो ये है तो एक ही हिरोशिमा। कौन थे? हिरोशिमा। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर लिखी हुई छाया जली हुई कहाँ है? तो ये मानव का मानव का प्रतीक है। क्या है? मानव का प्रतीक। 36 के सी। 37वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी के। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के ये नदी के द्वीप की रचना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, पदखंड का 8वां लेसन का है, एक ब्रिज की हत्या, जो 10th क्लास का है ऑब्जेक्टिव, एक ब्रिज की हत्या, जो याद कर लीजिए आप लोग हमेशा। ठीक है, तक 10th 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं वो जरूरी देखिएगा, और जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो ब्रिज। कौन रहता था? ब्रिज, जो दरवाजे पर हमेशा चौकन्ना रहता था। दूसरा क्वेश्चन कौन करते हैं? दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुमार नारायण आधुनिक युग की किस काव्यधारा के कवि थे? तो कुमार नारायण कैसे कवि थे? नई कविता के कवि थे। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना का कवि है कुमार नारायण। कौन है? कुमार नारायण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्वत्व को अभिव्यक्त करने वाली कविता में कौन सी है? तो ये एक ब्रिज की हत्या है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन के बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा, एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या कहे जाने से बचाना चाहता है? तो मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। पांचवा का डी हो जाएगा। चक्रव्यूह की रचना कौन है? किसका है? तो कुमार नारायण के। चक्रव्यूह की रचना कौन कौन है? कुमार नारायण के। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, दूर से कौन ललकारता था? तो आपको ब्रिज दूर से ललकारता था, ब्रिज दूर से ललकारता था। आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन, कवि के आदेशों में अंदेशों में कौन था? क्योंकि अंदेशों में कौन था? तो एक ये था जानी दुश्मन। कौन था? जानी दुश्मन था। आठवां के नौवां, कुमार नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कुमार नारायण का जन्म हुआ था आपको लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो इसमें सोचता है आपको मनुष्य निरंतर सब होते जा रहा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, कुमार नारायण कैसे कवि थे? कुमार नारायण आपको कवि थे संवेदनशील। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक ब्रिज की हत्या के कवि कौन है? तो ये कुमार नारायण एक ब्रिज की हत्या के कवि हैं, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, एक ब्रिज की हत्या किस काव्यग्रह से संकलित है? एक ब्रिज की हत्या है इन दिनों से। किसे है? इन दिनों से। 14 क्वेश्चन देखिए, एक ब्रिज की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र माना है? ब्रिज की रक्षा कविता का केंद्र माना है। ठीक है, 15 को, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। कैसे हो जाने से? नाला हो जाने से। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 को, कुमार नारायण की काव्य ग्रंथ कैसा है? तो कुमार नारायण के काव्य ग्रंथ है आपको इनमें से सभी। 17, अकारों के आसपास कुमार नारायण की कृति क्या है? तो अकारों के आसपास कुमार नारायण की कृति है कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। आगे देखिए क्वेश्चन 18, कुमार नारायण की समीक्षात्मक रचना क्या है? तो ये आज और काश से पहले। वर्दी अगला क्वेश्चन है, वर्दी कौन सा कारक है? वर्दी कौन सा कारक है? तो वर्दी आपको करण कारक है। वर्दी करण कारक। 20 में, धूप कौन सा कारक है? धूप
कौन सा कारक है? धूप आपको अधिकरण कारक है, अधिकरण। कुमारनारायण 21वां, कुमारनारायण का जन्म कब हुआ था? कुमारनारायण का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को, 19 सितंबर 1927 को। 22वां क्वेश्चन देखिए, कुमारनारायण को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये इसको ए प्रेमचंद और साहित्य अकादमी दोनों से, यानी 22 का सी। 23वां क्वेश्चन, कुमारनारायण की प्रसिद्ध कृति में कौन सी थी? तो 23वां का होता है आत्मजयी। कौन थे? आत्मजयी। 23वां के बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो ये बूढ़े वृक्ष नहीं देखा, ठीक है, बूढ़े वृक्ष। 26 करोड़, कुमार ने लिखने की शुरुआत कब से की थी? कुमारनारायण ने लिखने की शुरुआत कब से किया था? तो कुमारनारायण के 1950 के आसपास। 27 क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या जुड़ी है पर्यावरण से, पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ठीक है। 27 का हो गया। 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो बचाने की बात करता है नादिरों से, यानी दुश्मनों से। 29वां क्वेश्चन देखिए, जो हमेशा मिलता था तो घर के दरवाजे पर तैनात, घर के दरवाजे पर तैनात। 30वां क्वेश्चन देखिए, कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? तो चौकीदार से। हवा में मात्रा बढ़ रही है, यानी हवा में मात्रा बढ़ रही है किसका? तो ऑप्शन देखिए 31 के, हवा में मात्रा बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? तो कवि जंगल को मरुस्थल होने से बचाना चाहता है। 32 के बी। 33, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है तो वृक्ष से। 33 के। 34वां क्वेश्चन देखिए, 34 है, वृक्ष काटने से बिगड़ता है पर्यावरण। 34 के हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है मैला कुचैला। कैसे पहनता है? मैला कुचैला। 35 के आपको बी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन है, तो कुमारनारायण कवि है, तो कुमारनारायण कवि है आपको नगर संवेदना के। 37, दूर से ही ललकारता है कौन? जब मैं जवाब देता हूँ दोस्त। इस पंक्ति में कैसा है कि कौन पंक्ति है? तो एक वृक्ष की हत्या से लिया गया। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता का, मित्रता का को संबंध है ये वाला। अब 39 को, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता है? तो घर के दरवाजे पर। 40वां, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह दिखाई देती है? तो राइफल की तरह। किससे दिखाई देती है? राइफल की तरह, ठीक है। इसमें 40 को था, 40 आपको बता दिए, याद कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, पदखंड का 9वां लेसन हमारे नींद लेकर आए हैं, जिसका रचनाकार है वीरेंद्र डंगवाल, ठीक है। 10th एग्जाम में जो देने वाला है 2025 में, वो जरूरी देख लीजिएगा। हमारे नींद का ऑब्जेक्टिव है टारगेट से। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको पास पहुंच सके। देखिए पहला क्वेश्चन है, घूमता आईना शीर्षक से अष्टामर लेखा किसने शुरू किया था? तो घूमता हुआ आईना किसने लिखा है? तो वीरेंद्र डंगवाल ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ डैश डैश बढ़ गए, तो कुछ मीटर बढ़ गए, कुछ सेंटीमीटर बढ़ गए, इंच बढ़ गए थे पेड़। तो ये आपको कुछ इंच बढ़ गए थे पेड़, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको तुर्की के महाकवि नाजिम हिमकत की कविताओं के अनुसार अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था? तो पहल पुस्तिका के रूप में किया था वीरेंद्र डंगवाल ने, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, तो ये आपको 1991 में। चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिए गए हैं? तो हमारी नींद कविता से लिया गया दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा। 6ठा क्वेश्चन देखिए, वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? तो वीरेंद्र डंगवाल किस पत्र के संपादक थे? तो अमर उजाला के सलाहनीय थे, संपादकीय सलाहकार थे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो वीरेंद्र डंगवाल की। इसी दुनिया में किसकी रचना है? वीरेंद्र डंगवाल के ये रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां, कविता में देवी जागरण कहाँ हुए हैं? तो देवी गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ था। 9वां क्वेश्चन देखिए, कविता में किसका जीवन चक्र क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है? तो मधुमक्खी का। किसका हुआ? तो मधुमक्खी का, सॉरी मधुमक्खी नहीं, मक्खी का हुआ था, सॉरी मक्खी का हुआ था।
जो हमारे सोते हुए जीवन चक्र पूरा हो गया था। 10वां क्वेश्चन, हमारी नींद कविता के रचयिता कौन है? तो हमारी नींद कविता के रचयिता कौन थे? तो बीरेन डंगवाल। कौन रचना है? बीरेन डंगवाल। 11वां क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो बीरेन डंगवाल विचारधारा के है जनपाद के। किसका है? जनपाद के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद प्रतीक है आपको आलस का। किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। 13 क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन, दुष्चक्र में श्रेष्ठ पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था बीरेन डंगवाल को। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई थी। तो बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई थी डी लिट के। किसके? डी लिट की उपाधि दी गई थी। 15 क्वेश्चन, हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया था? तो किसका उल्लेख किया था? तो ये गरीब बस्तियों का उल्लेख किया था। किसका? गरीब बस्तियों का। स्टूडेंट जिसका आंसर पता होगा कमेंट में आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसका देखें कितना सही हुआ है। 16 क्वेश्चन देखिए, कवि हमें क्या सलाह देता है? तो कवि हमें सलाह देता है नींद से जगने की। नींद से जगने के। 17, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है अन्यायी। क्या होता है? अन्यायी होता है। 18 देख, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण है आपको संघर्ष। क्या है? संघर्ष ये आपको महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 19वां, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो झगड़ा फसाद आपको समास में होगा द्वंद्व समास में। किसमें होगा? द्वंद्व समास में। 20वां क्वेश्चन, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। 20वां ऑप्शन की ओर देखिए, जब हम नींद में होते किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का। किसका होता है? मक्खी का। बी के हो जाएगा सी आंसर। 21वां क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी आपको इनमें सभी सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, कानपुर में सभी में हुए थे। ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां, इनमें से किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त किए थे? तो एमए की डिग्री प्राप्त किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां है, दंगे, आगजनी और बमबारी में किसका चित्रण किया गया है? तो ये चित्रण किया गया है सामाजिक यथार्थ का। सामाजिक यथार्थ का। 23वां के बाद 24वां क्वेश्चन देखिए, कविता का नया प्रतिमान क्या है? तो कविता का नया प्रतिमान है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा कविता का नया प्रतिमान है। 25वां क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। टिहरी गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। 26 क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो बीरेन डंगवाल का जन्म हुआ 5 अगस्त 1947 को। 5 अगस्त 1947 को इसका जन्म हुआ था। 27वां क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। 28वां क्वेश्चन देखिए, बीरेन डंगवाल का काव्य ग्रंथ क्या है? तो बीरेन डंगवाल का काव्य ग्रंथ इसी दुनिया में। इसी दुनिया में। 29वां क्वेश्चन देखिए, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। धमाके से देवी जागरण हुआ था। 30 और 31 इसमें लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसी दुनिया के लिए। किसके लिए? इसी दुनिया के लिए, सॉरी इसी दुनिया के लिए दुष्चक्र में शिष्टा के लिए मिला था इसको। 31वां क्वेश्चन, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम आपको क्या है? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। यानी विदेश की शिक्षा पढ़ने के कारण सबकी बुद्धि क्या हो गया? सबकी विदेशी हो गए। ठीक है। इसमें देखिए, पदखंड का 10वां लेसन है, अक्षर ज्ञान लेकर आए हैं, जो 10वां का है इंपॉर्टेंट लेसन है, याद कर लीजिएगा जरूरी, क्योंकि 2025 में जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के सारे ऑब्जेक्टिव इसी से पूछे जाते हैं। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं हेल्प क्लासेस 10 पर। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, उसका खा खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? ये अक्षर ज्ञान है, अनामिका ने लिखी है। अक्षर ज्ञान किसने लिखी है? अनामिका ने। तो इसमें कह रहा है खरगोश की खालिश बेचैनी किसकी है? तो ये अक्षर ज्ञान में लिखा है। किसके में लिखा गया? अक्षर ज्ञान में लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अड़ा का क्या मतलब बताया? अड़ा का मतलब दादा की गोद में बैठा पोता, या फिर दादी की गोद में बैठा पोता, पिता की गोद में बैठा बेटा, माँ की गोद में बैठा बताया है। अड़ा को क्या बताया है? माँ की गोद में बैठा। अंगा को या फिर अड़ा को माँ की गोद में बैठा बताया है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा चलिए, जिसको आंसर पता होगा कमेंट में जरूरी दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, पंक्ति से उत्तर जाता है, उत्तर जाता है उसका खा, मानी उसका खा। तो खा किस में था? अक्षर ज्ञान में बताया। किस में बताया? अक्षर ज्ञान में।
चौथा क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान कहाँ से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान लिया गया आपको कवि ने कहाँ से, कवि ने कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजा अक्षर शीर्षक काव्य संग्रह किसकी कृति है? यानी बीजा अक्षर किसने लिखे है? तो अनामिका ने। किसने लिखे है? अनामिका में। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपको है, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? यानी गलत पत्ते की चिट्ठी कैसी कृति है? तो ये काव्य संकलन। कैसी है? काव्य संकलन है, ठीक है। सातवां देखिए, अनुष्टुप किसकी कृति है? अनुष्टुप किसकी कृति है? तो अनुष्टुप कृति है अनामिका की। किसकी कृति है? अनामिका की कृति है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन के बाद आठवां क्वेश्चन चलते हैं। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? तो अनामिका। किसकी रचना है? अनामिका। जिस स्टूडेंट का पता रहेगा आंसर वो कमेंट में दीजिएगा और याद जरूरी कर लीजिएगा, पढ़ते हुए याद करते जाइए, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिए, अनामिका किस काल की कवित्री है? अनामिका किस काल की कवित्री है? तो ये समकालीन कवित्री है। कैसी है? समकालीन की कवित्री है, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए, चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटकता? तो चौखट में बेटे क्या नहीं अटकता है? तो ये आपको क्या नहीं अटकता, यानी कोई भी लड़के शुरू से क्या शुरू बोलना चालू करता है जो बोल नहीं पाता है, इसलिए अटक जाता है। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? थमक जाता है तो अंगा पर। कहाँ आकर थमक जाता है? तो अंगा पर थमक जाता है। 12वां को देखिए, 12 लिखा हुआ है, बच्चा 12 अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता? मैंने इसको मुंह पर क्या नहीं अटकता? तो क्या नहीं अटकता। 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है? का लिखता समय कबूतर, तो अबोध बालक को। अबोध बालक होता है, का मतलब कबूतर समझता है। 13 के भी। 14 देखिए, बालक अंगा के डा को क्या समझता है? तो अंगा के डा को समझता है आपको माँ। क्या समझता है? माँ। और जो बुंदू होता है उसको समझता है बालक, यानी बेटा समझता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, कविता अक्षर ज्ञान में अंगा को क्या बोला जाता है? माँ बेटा। क्या बोला जाता है? माँ बेटा बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 16 खालिश या खारा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो बेटे को। यानी किसी को सीखने की बेचैनी किसका था? तो बेटे को सीखने की बेचैनी था। 17 क्वेश्चन, कविता में घा से किसका बोध कराता है? तो घा से आपको घाता घड़ा। घा से क्या इसमें बोध कराता है? घा से घड़ा बोध कराता है। जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पक्का पूछने वाला है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए 18, कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया? यानी कौन सी कवित्री अनामिका लिखा है? तो ये लिखे हैं कहती है औरतें। कहती है औरतें। 19वां क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के आलोचनात्मक लेखक कौन है? तो कहती है औरतें। कहती है औरतें, यही लेखन है, ठीक है। 19वां के बाद चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखिएगा, तो ये है तो इनमें सभी भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार मथुरा पुरस्कार, ये सब तीनों थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन क्या है? तो अनामिका द्वारा लिखा गया अंग्रेजी में कौन है? तो अंग्रेजी में है आपको पोस्ट एलियट पोएट्री। पोस्ट एलियट पोएट्री है। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां, विफलता पर झलक पड़ते हैं तो आंसू क्या आते हैं? आंसू झलक पड़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? यानी सृष्टि का विकास का प्रथम अक्षर कौन है? तो प्रथम अक्षर आपको क्या कहलाएगा? विफलता पर झलके आंसू। विफलता पर झलके आंसू। 24 देखिए, अनामिका का जन्म कब हुआ था? अनामिका का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 को। 17 अगस्त 1961 को अनामिका का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन याद रखिए, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जन्म हुआ था आपको मुजफ्फरपुर बिहार में। मुजफ्फरपुर बिहार में अनामिका का जन्म हुआ था। 26 देखिए, अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो 26, अनामिका के पिता का नाम श्यामनंदन किशोर। क्या था? श्यामनंदन किशोर अनामिका के पिताजी का नाम था। खालिश शब्द क्या है? माने खालिश किस भाषा का शब्द है? तो अरबी। खालिश किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है खालिश। 28वां क्वेश्चन देखिए, अंगा वर्ण क्या है? तो अंगा वर्ण आपको होता है तो अनासिक के वर्ण है। कैसे है? अनासिक वर्ण कहलाता है, जो नाक से उच्चारण होता है। 29 क्वेश्चन देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी आपको देवनागरी में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? देवनागरी में। 30वां क्वेश्चन देखिए, कविता में बच्चों को खा से क्या याद आता है? तो खा से खरगोश या खिलौना। तो खा से याद आता है आपको इसमें खरगोश। क्या आता है? खरगोश। 31 क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है?
तो माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है अंगा। क्या उनका क्या होता है? अंगा बैठा हुआ प्रतीत होता है। घड़े से लुढ़कता हुआ घा किस पर आकर थमक जाता है? तो घा अंगा पर आके थमक जाता है। 32 का आपको हो जाएगा डी। 33 क्वेश्चन देखिए, प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक क्या है? तो प्रथमाक्षर का उल्टा क्या होता है? अंत्याक्षर। के अंत्याक्षर क्या हो जाएगा? अंत्याक्षर माने अंत। ठीक है, 34 के बाद 33 हो गया। 34वां क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन 34 दिया हुआ, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो अक्षर ज्ञान कविता में खा उतर जाता है। क्या उतर जाता है? खा। 35वां क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? यानी बाल मनोज्ञान। कैसे मनोज्ञान? बाल मनोज्ञान ये आधार लिया गया है। ठीक है, 35 इसमें 35 क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी याद कीजिएगा। वीडियो पूरा देख स्टूडेंट। पदखंड का 11वां लेसन लेकर आए हैं, लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, लौट कर आऊँगा के लेखक है जीवनंदन दास। आप जरूरी याद कर लीजिएगा। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2025 को हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन में, 2025 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जरूरी पढ़िएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बेसिस से मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला लिखा हुआ, कवि जीवनंदन दास किसका हंस बनना चाहते हैं? कवि किसका जीवनंदन दास हंस बनना चाहते हैं? तो हंस बनना चाहते हैं आपको किशोरी का। किसका? किशोरी का। दूसरा, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक कौन से गुरु थे? जीवनंदन दास। ये बांग्ला के कवियों में सर्वाधिक चर्चित कवि थे। तीसरा क्वेश्चन, कवि जीवनंदन दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा करता है? तो अगले जीवन में बनने की अभिलाषा करता है अबाबिल, कौवा, हंस। ये तीनों बनने की कोशिश करता है। ये लौटकर बंगाल में फिर आने की चाह रखता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, ये किस शीर्षक कविता में? तो जो ये है लौट कर आऊँगा फिर, किस में है? लौट कर आऊँगा। पाँचवा, जीवनंदन दास किस भाषा के कवि हैं? जीवनंदन दास किस भाषा? तो बांग्ला कवि के भाषा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति जीवनंदन दास की नहीं है? जीवनंदन दास की नहीं है, तो ये भूमिजा। कौन सी भूमिजा नहीं है जीवनंदन दास के? ठीक है, आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनंदन दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनंदन दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी में अनुवाद किया था प्रयाग शुक्ल। कौन? प्रयाग शुक्ल। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन आपको देखिए, 8वां दिया हुआ है, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? तो ये कृति है जीवनंदन दास के। 9वां क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू बोलता है आपको इसमें कपास के पेड़ पर। किसके? कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो ये कवि का भाव प्रकट होता है आपको मातृभूमि प्रेस। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना? वनलता किस सेन की कवि है? तो 11वां को हो जाएगा आपको जीवनंदन दास वनलता सेन कवि के श्रेष्ठ रचना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, 12 दिया है, लौट कर आऊँगा फिर कवि का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? तो लौट कर आऊँगा फिर है बंगाल की प्रकृति के बारे में ये दिया गया है, बंगाल की प्रकृति के बारे में। 13 क्वेश्चन, जीवनंदन दास को जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में या हिंदी के साहित्यकार के रूप में? नहीं, बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में ही जाना जाता है। 14 क्वेश्चन देखिए, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? कवि आमंत्रण के आने की बात करता है नदियाँ और मैदानों के, नदी और मैदानों के लौट कर आने की बात करता है। 13 के बाद 14 हो गया। 14 के बाद 15वां क्वेश्चन चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अगले जीवन में क्या क्या बने? तो ये 15 के हो जाएगा आपको। तो कौवा हंस उल्लू सारस बनने की अपेक्षा करता है, आशा करता है। 16 क्वेश्चन देखिए, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो कवि आपको बंगाल का चौराहा के बीच सरसों के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। 17 क्वेश्चन देखिए, रूपसा क्या है? तो रूपसा एक बंगाल की नदी है। रूपसा क्या है? बंगाल की नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन है, जीवनंदन दास का जन्म कब हुआ था? जीवनंदन दास का जन्म हुआ था आपको 1899 में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 में, लौट कर आऊँगा फिर कविता। तो लौट कर आऊँगा क्या है? राष्ट्रीय चेतना। 20वां क्वेश्चन है, जीवनंदन दास क्या है? तो जीवनंदन दास है आपको साहित्यकार। क्या है? साहित्यकार है जीवनंदन दास। 21वां क्वेश्चन देखिए,
21वां क्वेश्चन है, कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है, यानी मरने के बाद कहाँ आने की लालसा करता है, मातृभूमि बंगाल में या मातृभूमि की नदियों किनारे। ए और बी दोनों होगा, ठीक है, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है। लौट कर आऊँगा शीर्षक कविता जीवनानंद दास की। 23वां क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है, यानी लौट कर आऊँगा किस कवि द्वारा लिखा गया, तो जीवनानंद दास द्वारा। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन है आपको, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रस्तुत आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तांत युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। तो 24 के आपको हो जाएगा बी, वनप्रताप सेन की। 25वां क्वेश्चन देखिए, कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है, तो 25 को हो जाएगा नया चावल, ये नया चावल के वर्णन करता है। 26 क्वेश्चन देखिए, कवि अगले जन्म में क्या बनने नहीं चाहता है, तो ये क्या बनना नहीं चाहता है, तो ये मनुष्य जानवर पक्षी नहीं, ये मनुष्य और जानवर ये दोनों नहीं बनना चाहता है, इसलिए 26 का डी आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, 27वां, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं, तो पक्षी अपने घर लौटते हैं शाम को, क्या कब लौटते हैं, शाम को लौटते हैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन है आपको, गंध जहाँ होगी भरी घास की कवि की पंक्ति है, यानी जीवनानंद के जहाँ गंध होगी घास की वहीं जन्म लेंगे। 29वां क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो ये बंगाल में लौटने की बात करता है, बंगाल में। 30वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है, तो ये भी बंगाल में लौट कर आने की बात करता है। 30 क्वेश्चन हो गया। वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, वॉच करने के बाद पूरा याद कर लीजिए। आधखंड का 12वां लेसन लिखा है, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मरिया रिल्के इनका लेखन है, लेखक है रेनर मरिया रिल्के। 2025 में जो परीक्षा देने वाला है ये ध्यान से ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन मैच करेंगे आपको यहीं से, ठीक है स्टूडेंट। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे पहले सारा वीडियो आप ऑब्जेक्टिव जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मरिया रिल्के, ये भी याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको तो प्रभु से, किससे संबंधित है, प्रभु से ये संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, लाइफ एंड सोन्स कविता संकलन किसकी रचना है, तो लाइफ ऑफ सोन्स रेनर मरिया रिल्के द्वारा रचना है, ठीक है। आपको तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, तो ये रेनर मरिया रिल्के। चौथा क्वेश्चन देखिए, रेनर मरिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, तो रेनर मरिया रिल्के का जन्म हुआ 4 दिसंबर 1875 को हुआ है। 5वां क्वेश्चन देखिए, रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ, तो रेनर मरिया रिल्के का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया, अब है जर्मनी, अब है जर्मनी है इसका नाम। छठा क्वेश्चन देखिए, रेनर के पिता का क्या नाम था, तो रेनर के पिता का नाम था जोसेफ रिल्के, क्या है, जोसेफ रिल्के। 7वां क्वेश्चन देखिए, रेनर के माता जी का क्या नाम था, तो रेनर के माता जी का नाम था सोफिया, क्या नाम था, सोफिया। 8वां क्वेश्चन देखिए, भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या चाहता था, रिल्के क्या चाहता था, तो प्रश्न क्या करता है, तो प्रश्न करता है भक्त रिल्के से। 9वां क्वेश्चन देखिए, रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो रेनर मरिया रिल्के आपको जर्मन भाषा के कवि हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, रिल्के की कहानी संग्रह क्या है, तो रिल्के का कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ अलामाइटी, टेल्स ऑफ अलामाइटी। 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां देखिए, रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु क्या है, तो मेरे बिना तुम प्रभु भावनात्मक रहस्यवाद है, ठीक है, रहस्यात्मक रहस्यवाद है। 12वां क्वेश्चन, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है, तो भक्त कवि अपने को मानता है जलपात्र, यानी उसको चाहने वाला। 13, निर्वासित का अर्थ क्या होता है, तो निर्वासित का अर्थ होता है बेघर, यानी बिना घर वाला। 14 क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी में रूपांतरित किया धर्मवीर भारती ने किया था, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन याद कीजिए, 18, 22, 23 में पूछा गया था, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी में रूपांतरण किया था। 15वां क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, इसकी भाव की है। 15 का ऑप्शन इधर दिया हुआ, अगला में चलते हैं। 15 का ऑप्शन देखिए किसका है, तो श्रृंगार वीर या भक्ति, श्रृंगार वीर या भक्ति, तो ये 15 का हो जाएगा आपको सी, भक्ति का, किसका हो जाएगा, भक्ति का। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, यानी किस पर विश्राम करती है कृपा दृष्टि, तो कृपा दृष्टि विश्राम कवि के कपोलों पर, कवि के कपोलों पर विश्राम करती है।
17 क्वेश्चन। कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है? किसके स्वादहीन होने की बात करता है? मदिरा को स्वादहीन होने की बात करता है। 18 क्वेश्चन देखिए। 18, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो ईश्वर का। किसका नहीं रहेगा? तो ईश्वर का नहीं रहेगा। 9वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन देखिए। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था? तो ये किसने प्रतिष्ठित किया था? तो मनुष्य को। किसको किया था? मनुष्य को। 20वां, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो रिल्के की काव्य शैली है गीतात्मक। क्या है? गीतात्मक। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से लिया गया है? तो मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन से भाषा से लिया गया है। 22वां क्वेश्चन देखिए। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की रचना है? दूर चट्टानों की है, तो ये है आपको 22 के लिए रेनर मारिया रिल्के। 23वां क्वेश्चन देखिए। कवि अपने को भगवान का मानता है काची? तो भगवान का मानता है भक्त। भगवान का क्या मानता है? भक्त मानता है। आपको देखिए 24वां क्वेश्चन देखिए। 23वां हो गया, 24वें देखिए। 24वां क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है, लवादा का अर्थ क्या है? तो लवादा का अर्थ होता है परिधान, माना अस्तित्व उसका। 25वां क्वेश्चन, रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई थी? रेनर मारिया की मृत्यु हुई थी 1926 में हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है 26, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? कैसे समाप्त हो सकता है भगवान का अस्तित्व? तो भक्त न होने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, चरणों में छाले पड़ जाएंगे तो कैसे छे? तो भटकेंगे लहूलुहान। भटकेंगे तो लहूलुहान। 27 हो जाएगा ए। 28वां, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो देगा? तो भक्त को खोकर ईश्वर भी अपना अर्थ खो देगा। 28 के सी। 29 क्वेश्चन देखिए। कवि रेनर मारिया रिल्के किसके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के छाले में पड़ जाने की बात करता है कि भक्त नहीं रहेगा तो भक्त को खोजने में प्रभु के इस पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसमें 29 क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इससे पहले सारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं, देखिएगा, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट। सब्सक्राइब